आज की दुनिया में बिजी दिखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। हम दिन भर ईमेल और नोटिफिकेशंस के बीच भागते रहते हैं और दिन के अंत में लगता है कि हाथ कुछ नहीं लगा। भविष्य में असली जीत उसी की होगी जो इस शोर शराबे के बीच अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगा सके। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेजेबल बुक समरी पर, और आज हम बात करेंगे डीप वर्क की। लेखक कैल न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क 21वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये किताब सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलती, बल्कि ये बताती है कि कैसे एक डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में भी आप सबसे आगे निकल सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप वो नियम सीखेंगे जो आमतौर पर लोग कई साल ठोकर खाकर सीखते हैं। आप जानेंगे कि कैसे अपने फोकस को लेजर की तरह शार्प किया जाए और मुश्किल चीजों को जल्दी कैसे सीखा जाए। वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका मिलेगा जो आपके काम करने के ढंग को हमेशा के लिए बदल देगा, इसलिए आखिर तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि काम असल में दो तरह का होता है, एक है डीप वर्क और दूसरा है शैलो वर्क। लेखक कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि शैलो वर्क वो काम है जिसे करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और जिसे आप डिस्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स में बिना वजह बैठना या फाइल्स को इधर से उधर करना। वहीं दूसरी तरफ डीप वर्क वो काम है जिसे आप बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। ये वो काम है जो आपकी स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाता है और जिसे कॉपी करना किसी और के लिए आसान नहीं होता। इस फर्क को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक आर्किटेक्ट है जो दिन भर क्लाइंट्स के फोन उठाता है और हर 10 मिनट में अपनी टीम को मैसेज करता है। शाम होते होते उसे लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन असल में उसने कोई नया डिजाइन नहीं बनाया। वही दूसरा आर्किटेक्ट है जो अपना फोन 3 घंटे के लिए बंद कर देता है और एक कमरे में बंद होकर सिर्फ बिल्डिंग के नक्शे पर काम करता है। पहला आर्किटेक्ट बिजी था, लेकिन दूसरा आर्किटेक्ट प्रोडक्टिव था। हम अक्सर बिजी रहने को ही सफलता मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो ईमेल का रिप्लाई तेजी से देते हैं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो कुछ ऐसा बनाते हैं जो कोई और नहीं बना सकता। दिक्कत यह है कि शैलो वर्क हमें प्रोडक्टिव होने का एक झूठा एहसास दिलाता है। ये नशा जैसा है, क्योंकि छोटे छोटे काम निपटाने पर दिमाग को अच्छा लगता है। लेखक का मानना है कि हमारा दिमाग नेचुरली आलसी होता है और वो मुश्किल काम से बचना चाहता है, इसलिए हम अनजाने में डीप वर्क से भागते हैं और शैलो वर्क की शरण में चले जाते हैं। हम दिन भर भागते तो है पर कहीं पहुंचते नहीं हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि दिन भर की मेहनत के बाद भी हाथ कुछ खास नहीं लगा, तो समझ जाइए कि आप शैलो वर्क के जाल में फंस चुके हैं। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपके दिन का सबसे बड़ा शैलो वर्क क्या है। क्या वो सोशल मीडिया है या बार बार ईमेल चेक करना? इसे सुधारने के लिए आपको आज से ही एक एक्शन प्लान बनाना होगा। सबसे पहले अपने दिन के कामों की एक लिस्ट बनाएं और उनके आगे लिखें कि वो डीप वर्क है या शैलो वर्क। कोशिश करें कि शैलो वर्क जैसे ईमेल या फोन कॉल्स के लिए दिन का एक समय फिक्स कर दें और उसे उसी वक्त निपटाएं। जब आप अपना डीप वर्क करने बैठें तो ये नियम बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप न फोन छुएंगे और न ही इंटरनेट चलाएंगे। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा और बोरियत होगी, लेकिन याद रखें, जिस काम को करने में पसीना छूटता है वही काम आपको बाकियों से अलग बनाता है। लेखक कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि आज के दौर में ध्यान लगाने की क्षमता एक सुपर पावर बन गई है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और एआई जैसे टूल्स आ रहे हैं, जो काम मशीन कर सकती है वो मशीन ही करेगी। ऐसे में इंसान की वैल्यू तभी है जब वो कुछ ऐसा कर सके जो मशीन या औसत लोग नहीं कर सकते, और वो काम है मुश्किल चीजों को जल्दी सीखना। आज के समय में फोकस एक दुर्लभ चीज है, क्योंकि हर दूसरा इंसान डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। अर्थशास्त्र का नियम सीधा है कि जो चीज दुर्लभ होती है उसी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जो इंसान गहराई में जाकर काम करना सीख लेता है उसकी कीमत सोने जैसी हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 ग्राफिक्स डिजाइनर हैं।
पहला, डिजाइनर आसान टूल्स पर काम करता है जो कोई भी 2 दिन में सीख सकता है और काम करते वक्त वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है। दूसरा, डिजाइनर वो है जिसने महीनों लगाकर जटिल सॉफ्टवेयर में महारत हासिल की है और वो ऐसे विजुअल्स बनाता है जो कोई टेम्पलेट नहीं बना सकता। कल को अगर मार्केट बदलता है तो पहले वाले की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उसका काम कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरा वाला अपनी गहरी समझ की वजह से हमेशा डिमांड में रहेगा। मार्केट उसी को पैसा देगा जो रिप्लेसेबल नहीं है, यानी जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि अगर हम हर वक्त ऑनलाइन हैं और हर मैसेज का जवाब दे रहे हैं तो हम जरूरी हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि ये एक धोखा है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो एक कॉलेज का स्टूडेंट 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कर सकता है, तो आपका करियर सुरक्षित नहीं है। गहराई में जाकर काम करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि आज के जमाने में एक सर्वाइवल स्किल है। जो लोग भीड़ से अलग होकर घंटों तक बिना थके एक ही समस्या पर दिमाग लगा सकते हैं, भविष्य उन्हीं का है। तो अब सवाल है कि आप ये सुपर पावर कैसे हासिल करें। इसका सबसे सीधा तरीका है कि आप खुद को एक चैलेंज दें। कोई एक नई स्किल या टूल चुनें जो आपके करियर के लिए जरूरी है लेकिन आपको मुश्किल लगता है। वादा करें कि अगले 1 महीने तक आप रोज 1 घंटा सिर्फ उसी स्किल को सीखने में लगाएंगे। उस 1 घंटे में न फोन होगा और न कोई दूसरा काम। जब आप उस मुश्किल चीज को सीखेंगे तो आपका दिमाग फोकस की मसल्स को मजबूत करेगा और यही ताकत आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। लेखक कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए 4 अलग अलग तरीके बताए हैं जिन्हें वो फिलॉसफी कहते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है और जो तरीका एक लेखक के लिए काम करेगा वो शायद एक मैनेजर के लिए बेकार साबित हो। अगर आप गलत तरीका चुनते हैं तो आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे, इसलिए आपको वो तरीका चुनना है जो आपके शेड्यूल में फिट बैठता हो। इन 4 तरीकों को आसानी से समझते हैं। पहला तरीका है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी सन्यासी वाला तरीका। इसमें इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और हफ्तों या महीनों तक सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। लेकिन यह तरीका हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, जिनके पास परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां हैं। दूसरा तरीका है बाय मॉडल अप्रोच। इसका सबसे मशहूर उदाहरण मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग थे। वो अपने डीप वर्क के लिए कई दिनों तक जंगल में बने अपने एक पत्थर के घर में चले जाते थे जहां कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था, और काम खत्म होने पर वापस शहर आकर अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे। यानी वो अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में जीते थे, एक पूरी तरह एकांत और दूसरा सामाजिक। तीसरा तरीका है रिदमिक अप्रोच, जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। इसमें आप हर रोज एक फिक्स समय पर डीप वर्क करते हैं, जैसे रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लिखना या पढ़ाई करना। जब आप इसे रोज करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है और आपको इसके लिए अलग से विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती। चौथा और आखिरी तरीका है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बिजी रहते हैं। जैसे एक पत्रकार को जब भी 15-20 मिनट का खाली समय मिलता है वो तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर काम शुरू कर देता है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि यह तरीका बहुत मुश्किल है और शुरुआती लोगों को इसे ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए दिमाग को तुरंत डीप मोड में ले जाने की प्रैक्टिस चाहिए। ज्यादातर लोग डीप वर्क में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे मोनेस्टिक या जर्नलिस्टिक तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। जब वो दुनिया से कट नहीं पाते या अचानक मिले समय में फोकस नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि डीप वर्क उनके बस की बात नहीं है। सच्चाई यह है कि कमी आप में नहीं बल्कि आपके चुने हुए तरीके में है। आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सही रास्ता चुनना होगा, तभी आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। अब बारी है एक्शन प्लान की। अगर आप स्टूडेंट हैं या नौकरी करते हैं तो मैं आपको रिदमिक अप्रोच अपनाने की सलाह दूंगा। आज ही तय करें कि आप दिन का कौन सा 1 या 2 घंटा डीप वर्क को देंगे। वो समय सुबह का हो सकता है या शाम का, लेकिन उसे फिक्स रखें। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपना डीप वर्क पूरा कर लें उस तारीख पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें। आपकी कोशिश बस ये होनी चाहिए कि ये चेन न टूटे।
लेखक का मानना है कि डीप वर्क के लिए मोटिवेशन का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारा मूड होगा तब हम काम करेंगे, लेकिन असलियत में इच्छा शक्ति या विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर इस्तेमाल होने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आप दिन भर यही सोचने में ऊर्जा खर्च कर देंगे कि काम कब और कहां शुरू करना है, तो असली काम के लिए आपके पास एनर्जी बचेगी ही नहीं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप एक सख्त रूटीन या रिचुअल बनाएं ताकि काम शुरू करना आपकी आदत बन जाए, न कि कोई बड़ा फैसला। इस बात को मशहूर लेखिका माया एंजेलो के उदाहरण से समझते हैं। वो जानती थी कि घर पर रहकर डीप वर्क करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला। वो अपने शहर में एक छोटा सा होटल रूम किराए पर लेती थी और सुबह 6:30 बजे वहां पहुंच जाती थी। उनका नियम बहुत सख्त था कि कमरे में कोई भी चीज उनका ध्यान नहीं भटकाएगी, यहां तक कि वो होटल के स्टाफ को भी अंदर आने से मना कर देती थी। दोपहर के 2 बजे तक वो वहां सिर्फ लिखती थी और फिर घर लौट आती थी। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक रिचुअल था जिसने उनके दिमाग को सिखा दिया था कि जैसे ही वो उस कमरे में घुसेंगी, उनका काम शुरू हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हम कहीं भी लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जादुई तरीके से हमारा फोकस बन जाएगा। बिना सही माहौल और नियमों के हमारा दिमाग कंफ्यूज रहता है और छोटी छोटी रुकावटों पर ध्यान देने लगता है। एक अच्छा रिचुअल आपके दिमाग के लिए ट्रिगर का काम करता है, जो उसे बताता है कि अब मजाक का वक्त खत्म हुआ और गहराई में जाने का समय आ गया है। जब जगह और वक्त तय होता है तो आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए आपको 3 चीजों का जवाब तय करना होगा: कहाँ, कब और कैसे। सबसे पहले अपने घर या ऑफिस में एक ऐसी जगह चुनें जो सिर्फ डीप वर्क के लिए हो, चाहे वो एक कुर्सी हो या कमरे का कोई कोना। दूसरा, एक समय फिक्स करें जब आप वहां बैठेंगे। और तीसरा, एक शुरुआती नियम बनाएं, जैसे काम शुरू करने से ठीक पहले एक खास तरह की कॉफी पीना या अपना फोन दूसरे कमरे में रख देना। जब आप अगले कुछ दिनों तक रोज उसी जगह, उसी वक्त और उसी नियम के साथ काम शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका फोकस अपने आप लगने लगा है। लेखक कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि एकाग्रता कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे आप काम करते वक्त चालू करें और बाद में बंद कर दें। अगर आप खाली समय में बोरियत से भागते हैं तो आप डीप वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि अगर हमें 5 मिनट के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़े तो हमारा हाथ तुरंत जेब में रखे फोन की तरफ जाता है। लेखक के अनुसार ये आदत हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को हर पल कुछ न कुछ नया देखने की लत लगा दी है। इसे एक एथलीट के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी दिन भर जंक फूड खाता रहे और सोफे पर पड़ा रहे, तो क्या वो अचानक उठकर दौड़ में जीत सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका शरीर तैयार ही नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आप दिन भर अपने दिमाग को रील और नोटिफिकेशंस की खुराक देते रहेंगे, तो जब आप पढ़ाई या काम करने बैठेंगे तो आपका दिमाग बगावत कर देगा। उसे लगातार एंटरटेनमेंट की आदत पड़ चुकी है और शांत बैठकर काम करना उसे सजा जैसा लगेगा। हम गलती ये करते हैं कि हम बोरियत को अपना दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन असल में बोरियत वो समय है जब आपका दिमाग आराम करता है और रिचार्ज होता है। जब आप बोरियत से भागकर तुरंत स्क्रीन देखने लगते हैं तो आप अपने दिमाग की फोकस करने वाली नसों को काट रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि जिसे बोरियत सहना नहीं आता वो कभी भी कोई महान काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर बड़े काम में एक ऐसा दौर आता है जब चीजें मुश्किल और नीरस हो जाती है। इस लत को तोड़ने के लिए आज से ही एक छोटी एक्सरसाइज शुरू करें। अगली बार जब आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो या किसी लाइन में खड़े हो तो अपना फोन जेब से न निकालें। बस वहां खड़े रहें और आसपास की चीजों को देखें। जब भी आपको तलब लगे कि फोन चेक करना है तो खुद को रोकें और उस बोरियत को महसूस करें। यह वैसा ही है जैसे जिम में भारी वजन उठाना। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत रहने की कला सीख जाएगा और यही शांति आपके काम में आपको जीनियस बनाएगी। लेखक कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने की बात नहीं करते,
बल्कि वो एक बहुत ही समझदार तरीका बताते हैं, जिसे वो द क्राफ्ट्समैन अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट के टूल्स को एक कारीगर की तरह चुनना चाहिए। जैसे एक बढ़ई अपनी वर्कशॉप में हर वो औजार नहीं रखता जो बाजार में चमकता है, बल्कि सिर्फ वही औजार रखता है जो बेहतरीन फर्नीचर बनाने में उसकी मदद करते हैं। लेखक का मानना है कि हमें भी सोशल मीडिया एप्स को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानने के बजाय एक टूल की तरह देखना चाहिए और सिर्फ उन्हें अपने फोन में जगह देनी चाहिए जो हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में सीधा योगदान देते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। अब अगर आप ट्विटर पर इसलिए है क्योंकि वहां आप दूसरे लेखकों से जुड़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं, तो ये टूल आपके काम का है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां आपको अच्छे मीम्स देखने को मिलते हैं या पुराने दोस्तों की फोटो दिखती है, तो ये आपके लेखक बनने के लक्ष्य में कोई मदद नहीं कर रहा है। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम एनी बेनिफिट अप्रोच में फंस जाते हैं। यानी हम सोचते हैं कि अगर किसी ऐप का कोई भी एक छोटा सा फायदा है तो उसे रख लेना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से फायदे के बदले हम अपना कितना कीमती समय और फोकस उस ऐप को बेच रहे हैं। गहराई से सोचें तो ये सौदा बहुत महंगा है। हम मुफ्त की एप्स के लिए अपना सबसे कीमती अटेंशन दे रहे होते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां चाहती है कि आप हर वक्त वहां रहें, लेकिन आपको थोड़ा स्वार्थी बनना होगा। आपको यह समझना होगा कि क्या फेसबुक या स्नैपचैट सच में आपके करियर या खुशियों को बढ़ा रहे हैं, या बस वे आपको बिजी रख रहे हैं ताकि आपको अकेलेपन का एहसास ना हो। जो लोग बिना सोचे समझे हर नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो अंत में पाते हैं कि उनकी खुद की कोई ओरिजिनल सोच बची ही नहीं है और वो सिर्फ दूसरों का कंटेंट देख रहे हैं। इस जाल से निकलने के लिए लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जिसे आप आज ही ट्राई कर सकते हैं। आप अगले 30 दिनों के लिए उन सभी सोशल मीडिया एप्स को अपने फोन से हटा दें जो आपके काम के लिए अनिवार्य नहीं है। मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई अनाउंसमेंट न करें, बस चुपचाप गायब हो जाएं। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या इन एप्स के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी? और दूसरा, क्या किसी को मेरे न होने से फर्क पड़ा? अगर दोनों का जवाब ना है तो समझ जाइए कि आपको उस ऐप की कोई जरूरत नहीं थी और आप उसे हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। लेखक कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि अगर आप अपने समय को कोई काम नहीं सौंपेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ज्यादातर लोग टू डू लिस्ट बनाकर काम करते हैं, लेकिन ये तरीका काफी नहीं है। लिस्ट ये तो बताती है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताती कि कब करना है। इसलिए लेखक टाइम ब्लॉकिंग की सलाह देते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आपको अपने दिन के हर मिनट को एक काम देना होगा। आपको सुबह ही तय करना होगा कि 9 से 11 बजे तक आप क्या करेंगे और 11 से 12 बजे तक क्या करेंगे। इसमें सिर्फ काम ही नहीं बल्कि लंच और आराम का समय भी पहले से फिक्स होना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस पहुंचते हैं और आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं और सबसे पहले उन छोटे छोटे कामों को चुनते हैं जो आसान है, जैसे ईमेल का जवाब देना या फाइलें जमाना। जब तक आप किसी बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, तब तक दोपहर हो चुकी होती है और आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने टाइम ब्लॉक किया होता कि सुबह का पहला 1.5 घंटा सिर्फ उस बड़े प्रोजेक्ट पर लगेगा, तो आपके पास टालमटोल करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। आप बहाने नहीं बनाते, बल्कि सीधे काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि घड़ी टिक टिक कर रही होती है। दिक्कत यह है कि हमें लगता है कि इतना सख्त शेड्यूल हमें बांध देगा और हमारी आजादी छीन लेगा। लेकिन इस किताब के अनुसार हकीकत बिल्कुल उल्टी है। जब आपके पास शेड्यूल नहीं होता तो आप हर पल ये सोचने में दिमाग खपाते हैं कि अब क्या करूं, और इसी कशमकश में आप सोशल मीडिया या गप्पों में वक्त बिताने लगते हैं। एक तय शेड्यूल आपको मानसिक शांति देता है। आपको पता होता है कि हर जरूरी काम के लिए समय निकाल लिया गया है, इसलिए आप बिना किसी चिंता के वर्तमान काम पर पूरा फोकस कर पाते हैं। ये गुलामी नहीं बल्कि अपने समय पर राज करने का तरीका है। इसे अपनी आदत बनाने के लिए आज शाम को एक नोटबुक लें, अगले दिन के लिए समय के बॉक्स बनाएं
और हर बॉक्स में एक काम लिखते। अगर काम करते वक्त कोई इमरजेंसी आ जाए या प्लान बदल जाए तो घबराए नहीं, बस अपनी नोटबुक में अगले घंटों के ब्लॉक को काटकर नया प्लान बना ले। मकसद लकीर का फकीर बनना नहीं है, बल्कि हमेशा ये जानकारी रखना है कि आप अपने वक्त के साथ क्या कर रहे हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप कम समय में दोगुना काम निपटा रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा काम करने का मतलब है देर रात तक ऑफिस में बैठे रहना या घर आकर भी लैपटॉप पर लगे रहना। लेकिन लेखक कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि आपको काम शुरू करने से ज्यादा काम खत्म करने के समय पर ध्यान देना चाहिए। इसे वो फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप कसम खा लें कि शाम के 5:30 या 6 बजे के बाद आप काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जब आप अपने दिमाग को ये सख्त डेडलाइन दे देते हैं तो आपका दिमाग अपने आप रास्ता निकाल लेता है कि सारे जरूरी काम उसी समय के अंदर कैसे पूरे किए जाएं। खुद लेखक की कहानी ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। कैल न्यूपोर्ट एक फुल टाइम प्रोफेसर हैं। वो लगातार बेस्टसेलर किताबें लिखते हैं और रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद वो शाम के 5:30 बजे के बाद शायद ही कभी काम करते हैं, और वीकेंड्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। लोग हैरान होते हैं कि इतना काम वो इतने कम समय में कैसे कर लेते हैं। इसका राज यही है कि जब उन्हें पता होता है कि शाम को काम बंद करना ही है, तो वो दिन में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते। वो फालतू मीटिंग्स के लिए मना कर देते हैं और सोशल मीडिया पर समय खराब करने की जगह सिर्फ सबसे अहम कामों पर लेजर जैसा फोकस रखते हैं। हम गलती ये करते हैं कि हम समय को रबर की तरह खींचते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो रात पड़ी है, और इसी सोच की वजह से हम दिन भर सुस्त होकर काम करते हैं। इस किताब के अनुसार जब समय कम होता है तो हमारा फोकस अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि काम उतना ही फैलता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर आप खुद को लिमिट नहीं देंगे तो 1 घंटे का ईमेल लिखने का काम भी पूरा दिन ले लेगा। डेडलाइन तय करने से आपको न केवल काम में जबरदस्त स्पीड मिलती है, बल्कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार के लिए भी बिना किसी गिल्ट के समय मिलता है। इसे आजमाने के लिए आज ही एक समय तय करें, जैसे कि शाम के 6 बजे। खुद से वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस समय के बाद लैपटॉप का ढक्कन बंद हो जाएगा। अब उल्टी गिनती शुरू करें और देखें कि इस समय तक काम खत्म करने के लिए आपको क्या क्या छोड़ना होगा। हो सकता है आपको कुछ बेकार के ईमेल या मीटिंग्स को न कहना पड़े, लेकिन इससे डरिए मत। जब आप इस डेडलाइन की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी आपके समय की इज्जत करने लगेगी। शुरुआत में काम छूटने का डर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये दबाव ही आपको प्रोडक्टिविटी का असली खिलाड़ी बनाएगा। यहां डीप वर्क किताब का एक दमदार निष्कर्ष कंक्लूजन है। कंक्लूजन स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, डीप वर्क का सीधा सा निचोड़ यही है कि जो इंसान आज के डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में अपने दिमाग को काबू में रख सकता है वही दुनिया जीतेगा। याद रखिए, बिजी होना और सफल होना 2 अलग बातें हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो हर नोटिफिकेशन पर भागती है, बल्कि वो बनिए जो अपनी शर्तों पर और गहराई में जाकर काम करना जानता है। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बंद करके वापस रील स्क्रॉल करने लगेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान सिर्फ जानकारी है, लेकिन उसे लागू करना ही असली ताकत है। शुरुआत करने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। आज सिर्फ 1 घंटा अपना फोन एरोप्लेन मोड पर डालिए और अपने सबसे जरूरी काम पर लग जाइए। उस 1 घंटे की शांति और प्रोडक्टिविटी आपको खुद हैरान कर देगी। मैं चाहता हूं कि आप अभी खुद से एक वादा करें और कमेंट में लिखें, आई चूज फोकस, यानी मैं फोकस चुनता हूं। देखते हैं कितने लोग अपनी सफलता को लेकर सीरियस हैं और कितने लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आपकी ये एक कमेंट आपके दिमाग को सिग्नल देगी कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें फोकस की सख्त जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही काम की बातें आपको मिलती रहें। आप अगली समरी किस किताब की चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अंत में बस इतना ही कहूंगा
कि आपकी क्षमता आपके डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी है। अपनी उस गहराई को पहचानिए, क्योंकि आप साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ असाधारण काम करने के लिए बने हैं।